हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान क्लासेस में। तो बच्चों, आज की जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है ये क्लास नाइन्थ की जो सोशल साइंस की बुक है, ठीक है, उस बुक का चैप्टर नंबर 9 अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी पर आज ये टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी अध्याय 9 लोकतंत्र को समझना। ठीक है, तो आप बच्चों को पता है कि जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस चेंज हुआ है, तो ये चैप्टर उस नए चेंज हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। और जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं, बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरे बच्चों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि वो भी इस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है अपने तैयारी को जो है अच्छे से कर सके और चैप्टर को समझ सके। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को समझना। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले इस चैप्टर में यानी चैप्टर नंबर 9 में हम जानेंगे मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का अर्थ क्या है। ठीक है, तो लोकतंत्र के अर्थ की अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है क्या, अ फेमस पॉलिटिकल फिलोसोफर ऑफ 20th सेंचुरी रेनहोल्ड नेबुहर हैड स्टेटेड, क्या एक 20वीं शताब्दी के रेनहोल्ड नेबुहर नाम के कौन थे, एक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, जिन्होंने ये बताया man's capacity for justice make democracy possible and man's capacity for injustice makes democracy necessary। यानी अगर हम इसकी हिंदी में बात करते हैं तो ये क्या कहता है, ये देखिए 20वीं सदी के प्रसिद्ध राजनीतिक दार्शनिक रेनहोल्ड नेबुहर, इन्होंने क्या बोला कि मनुष्य की न्याय करने की क्षमता लोकतंत्र को संभव बनाती है और अन्याय करने की क्षमता लोकतंत्र को आवश्यक बनाती है। बिल्कुल सही बात है, जो मानव है, मनुष्य, उसकी न्याय करने की क्षमता जो है वो लोकतंत्र को संभव बनाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जहां डेमोक्रेसी है वहां पर न्याय पर जोर दिया जाता है। ठीक है, और अन्याय करने की जो क्षमता है वो लोकतंत्र को जरूरी आवश्यक बनाती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहता है डेमोक्रेसी इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन कंटेम्पररी वर्ल्ड, यानी कि लोकतंत्र आज के विश्व में सबसे अधिक स्वीकार की जाने वाली शासन प्रणाली है। आप बच्चों को पता होगा कि लोकतंत्र, जो भारत का लोकतंत्र है, वो बहुत बड़ा लोकतंत्र है। अगर हम संविधान की बात करें तो हमारा संविधान भी बहुत बड़ा संविधान है। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के जो गुण है, लोकतंत्र की जो बातें हैं, वो संविधान से हमने ली है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर कहने की बात समझाई जा रही है कि लोकतंत्र जो है वो आज के विश्व में सबसे अधिक स्वीकार की जाने वाली शासन प्रणाली है। यानी भारत के साथ साथ जैसे भारत लोकतंत्र को फॉलो करता है, वैसे दूसरे देश भी जो है धीरे धीरे लोकतंत्र की राह पर जो है चल पड़े हैं। जैसे नेपाल हो गया, पहले नेपाल में राजशाही राजतंत्र काम करता था, वहां डेमोक्रेसी आ गई। ऐसे बहुत से और देश हैं जहां पर डेमोक्रेसी बहुत अच्छे तरीके से आ चुकी है और अब वो डेमोक्रेसी जो है वो और बेहतर काम कर रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है many definitions of democracy has been given, the word democracy comes from the Greek word, मतलब कि कहता है कि जो वर्ड है डेमोक्रेसी, ये कहां से लिया गया है, ये ग्रीक वर्ड, यानी ये एक क्या है, एक ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, जिसमें डेमोस मतलब होता है पीपल और क्रेटोस मतलब होता है पावर, यानी जनता के पास जो पावर होती है उसी को बोला गया है डेमोक्रेसी। ठीक है, आगे देखें, यानी यहाँ पर देखिए लोकतंत्र जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से है। आपसे कोई पूछ सकता है कि किस भाषा से डेमोक्रेसी वर्ड लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसमें डेमोस का मतलब होता है लोक और क्रेटोस का मतलब होता है शक्ति। ठीक है, तो आगे देखिए, कहता है दस द डेमोक्रेसी मीन्स रूल्ड बाय द पीपल, इस प्रकार लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। यानी लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी मतलब क्या है, यानी वह शासन जो जनता द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। आगे कहता है द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, द डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें शासकों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। यानी लोकतंत्र क्या है, एक बेहतर शासन प्रणाली, एक अच्छी शासन प्रणाली है, वो शासन प्रणाली है जिसमें शासकों का चुनाव जो होता है वो जनता करती है, उस देश के रहने वाले लोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे आप एक फोटो देख रहे हैं, ये कौन है, ये अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं
जिनका नाम है अब्राहम लिंकन। ठीक है, क्या नाम है इनका? अब्राहम लिंकन। तो ये अब्राहम लिंकन की फोटो आप देख रहे हैं। ठीक है, अब्राहम लिंकन बहुत फेमस राष्ट्रपति रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका में जब गृह युद्ध चल रहा था तो उसको खत्म कराने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, और अब्राहम लिंकन भी जो है इन्होंने अमेरिका में डेमोक्रेसी पर बहुत बड़े स्तर पर काम किया है। ठीक है, तो अब्राहम लिंकन के हिसाब से देखिए, कहता है गवर्नमेंट ऑफ दीज ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। मतलब इन्होंने ये डेमोक्रेसी की इन्होंने डेफिनेशन दी है। क्या कहते हैं? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को परिभाषित किया, जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन। ये किसने लाइन बताई है? ये बताई है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन जो यूएसए के यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पहले फॉर्मर जो है ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक, आगे देखिए, आगे कहता है इलेक्शंस अलोन आर नॉट एनफ। केवल चुनाव ही पर्याप्त नहीं है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये दो फोटो में आपको सामने नजर आ रही है। ये है हिटलर। कौन है ये? ये है अडोल्फ हिटलर। हिटलर यानी ये कहाँ से बिलोंग करता है? ये जर्मनी से बिलोंग करता है हिटलर। ठीक है, और दूसरा इसके साथ जो खड़ा है ये मुसोलिनी है, ये इटली से बिलोंग करता है। तो जो न ये दोनों जो लीडर्स हैं, इन्होंने चुनाव तो कराए अपने देश में, लेकिन चुनाव में एक गलत तरीके से इन्होंने चुनाव कराए और ये चुनाव में जीत गए। जीतने के बाद इन्होंने वहां से लोकतंत्र को पूरी तरीके से खत्म कर दिया और पूरे देश में, अगर हम हिटलर की बात करें तो हिटलर जब चांसलर बना जर्मनी का तो उसने जर्मनी पर अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए तानाशाही रूल जो है वो लागू कर दिया। और सेम वही बात हम इटली में मुसोलिनी की करते हैं। मुसोलिनी ने भी इटली को कंट्रोल करने के लिए बड़े स्तर पर जो है बहुत बड़े बड़े चेंज किए और लोकतंत्र को इन दोनों ही लीडर्स ने क्या कर दिया? कमजोर कर दिया अपने अपने देश में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, आगे हम बात करते हैं जनता। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द पीपल, मतलब जनता से क्या तात्पर्य? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द वर्ड पीपल, मतलब जनता शब्द से क्या समझते हैं? तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्या कहता है? इन एंशियंट ग्रीक वुमेन स्लेव्स एंड फॉरनर हैड नो वोटिंग राइट्स। मतलब प्राचीन ग्रीस में महिलाओं को, दासों को और विदेशियों को मतदान का कोई अधिकार नहीं था, वो वोट नहीं डाल सकते थे। नेक्स्ट आगे था भारत प्रतिनिधि लोकतंत्र का पालन करता है। ठीक है, भारत के जो प्रतिनिधि है वो लोकतंत्र का पालन करते हैं। नेक्स्ट, इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी डिसीजंस आर टेकन बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। मतलब सांसदीय लोकतंत्र में निर्णय जो है वो चुने हुए प्रतिनिधि लेते हैं। ठीक है, तो जिन प्रतिनिधियों को हम वोट दे के चुनते हैं वही संसद में जनता के लिए आवाज उठाते हैं और जनता के लिए कानून बनाते हैं, ताकि जनता का जो जीवन है वो सही से चल सके। ठीक, आगे देखिए, अगला कहता है पीपल्स बिलो 18 ईयर एंड द क्रिमिनल्स मे नॉट अलाउ टू वोट। यानी 18 वर्ष से कम आयु के लोग और अपराधियों को मतदान की अनुमति नहीं होती। मतलब वो व्यक्ति जिसने अपराध किया हो या वो व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम का हो, उसे वोट डालने की अनुमति नहीं है। ठीक, आगे देखिए, दस द वर्ड्स पीपल्स इंक्लूड एलिजिबल वोटर। ठीक है, तो जनता में योग्य मतदाता शामिल होते हैं। तो आगे इसमें कहता है यहाँ पर रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, मतलब भारत में लोकतंत्र की जड़ें कैसी है। देखिए यहाँ कहता है इंडिया हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस दैट डेवलप लॉन्ग बिफोर मॉडर्न डेमोक्रेसी। मतलब भारत में लोकतांत्रिक परंपराओं का एक बहुत लंबा इतिहास है जो आधुनिक लोकतंत्र से बहुत पहले विकसित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट कहता है इन प्रारंभिक परंपराओं ने भागीदारी और सामूहिक निर्णय की नींव रखी। नेक्स्ट, वैदिक समाज में परामर्श आधारित शासन था और लोग शासन में भाग लेते थे। बिल्कुल सही बात है, जो वैदिक सोसाइटी थी उस वैदिक सोसाइटी का सबसे बड़ा फायदा क्या था? सबसे बड़ा लाभ फीचर ये था कि लोग जो पीपल जो है वो पार्टिसिपेट करते थे किसमें? गवर्नमेंट में यानी शासन में। नेक्स्ट आगे देखिए, इंस्टीट्यूशन सच एज अ पंचायत एंड समिति फंक्शन एज अर्ली डेमोक्रेटिक बॉडी। यानी पंचायत और जो समितियां हैं वो पहले से ही संस्था के रूप में कार्य करती थी। देखिए यहाँ पर एक फोटो है, आप देख पा रहे हैं। तो वासुदेव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है। तो यहाँ आप देख रहे हैं किस तरीके से पीछे अर्थ की फोटो आप देख रहे हैं और सभी अलग अलग धर्म के, अलग अलग कास्ट के लोग अब अपनी अलग अलग वेशभूषा में खड़े हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है सभा और समिति। सभा और समिति इनका नाम भी वैदिक टाइम पीरियड में आता है। कहता है वैदिक काल में सभा और समिति महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। ये सार्वजनिक संस्थाएं
ये संस्थाएं सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा करती तो राजा को सलाह देती थी। मतलब सभा और समिति का मेन काम जो था वो राजा को सलाह देना था और लोगों के मुद्दों पर चर्चा करना था। नेक्स्ट देखिए, शासकों के पास पूर्ण शक्ति नहीं होती थी। तो जो राजा होते थे उनके पास पूरी शक्ति पावर नहीं होती थी, ठीक है, क्योंकि शक्ति और पावर किसके पास थी? सभा और समिति के पास थी। तो महाजनपद और गणराज्य में देखिए आगे देखते हैं क्या कहता है, बिटवीन यानी ईसा ईसा 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच में कई गणराज्य हुए। वज्जी जैसे राज्यों ने गणतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लीडर्स आर इलेक्टेड थ्रू द डिस्कशंस एंड द डिबेट। नेताओं का चयन चर्चा और बहस के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब आप डेमोक्रेसी के पुराने समय में उसके रूप को पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर एक आप फोटो देख रहे हैं, ये पंचायत सिस्टम की फोटो है। इस तरीके से लोग पंचायत में बैठते हैं और एक डिस्कशन करते हैं गांव के सुधार के लिए। ठीक है, तो ये विलेज पंचायत का जो है एक छोटा सा चित्र है। आगे देखिए, आगे कहता है पंचायत सिस्टम फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन डेमोक्रेसी, यानी पंचायत प्रणाली आधुनिक लोकतंत्र की आधारशिला है। बिल्कुल सही बात है, पंचायत जो है ये कहीं ना कहीं गांव के लोगों को जोड़ती है, तो ये भारतीय लोकतंत्र की क्या है? आधारशिला है। पंचायत का अर्थ 5 बुजुर्गों की परिषद होती है, जिसमें 5 व्यक्ति जो है सरपंच या पंच का काम करते हैं। ठीक है, तो एक परिषद होती है। जनता का चयन जनता द्वारा किया जाता है। पंचायत विवाद सुलझाती है और गांव का प्रशासन चलाती है। बिल्कुल सही बात है, जो पंचायत होती है ये होने वाले गांव में लड़ाई झगड़ों को सुलझाती है और गांव के प्रशासन को चलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, इस सत्ता से इससे सत्ता का जो है विकेंद्रीकरण होता है, यानी पावर जो है वो इस तरीके से अलग अलग चीजों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक, चलिए आगे देखिए, आगे लिखा है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र की विशेषताएं। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखिए, लोकतंत्र की विशेषता में क्या कहता है? अंतिम निर्णय चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा। बिल्कुल सही बात है, वो प्रतिनिधि जिनको हमने वोट देके चुना है उन्हीं के पास निर्णय की पावर होती है और वही अंतिम निर्णय लेते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होता है। मतलब वो प्रतिनिधि जो दूर से आ रहा है उस, ठीक है, चुन कर आ रहा है, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय वो चुना हुआ प्रतिनिधि ही लेता है। ठीक है, और वे संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं। तो जो भी प्रतिनिधि चुनते हैं वो संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर सेकंड है स्वतंत्र और निष्पक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात कर रहा है। तो ये देखिए, आप फोटो देख रहे हैं किस तरीके से एक स्मूथली चुनाव हो रहे हैं पुराने समय में। ठीक है, तो लोग लाइन लगा के जो है अपनी अपनी वोटिंग का जो है वो वेट कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। डेमोक्रेसी में किसी तरह का कोई भी जो है किसी तरह का कोई भी कह सकते हैं झूठ या कह सकते हैं किसी तरह का कोई भी बुराई नहीं होनी चाहिए, यानी फ्री और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए। वोटर शुड बी वोट फ्री, मतलब मतदाता जो है वो स्वतंत्र रूप से मतदान करें। इलेक्शन शुड बी रेगुलर, जो इलेक्शन है वो नियमित रूप से हो। ठीक है, और ऑल कैंडिडेट्स गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी सभी उम्मीदवारों का समान अवसर मिले। ठीक है, तो इस तरीके से डेमोक्रेसी में बात ये बताई गई है। आगे आगे कहता है थर्ड पॉइंट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार। ठीक है, हमारे देश में 61वां संविधान संशोधन हुआ था साल 1900 मतलब 1989 को 61वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें कि सभी वयस्कों को मतदान का अधिकार जो है वो दिया गया था। ठीक है, तो जो 61वां संविधान संशोधन था जो साल 1989 में हुआ था, इस 61वां संविधान संशोधन के हिसाब से पहले जो उम्र थी वोट डालने की वो 21 साल होती थी। तो जब 61वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में, तो इस उम्र को वोट डालने की जो उम्र है उसे 21 साल से घटाकर कितना कर दिया? 18 साल कर दिया। यानी अब हमारे देश में जो व्यक्ति 18 साल या इससे ऊपर का वो वोट डाल सकता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सभी वयस्कों को मतदान का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अमीर हो गरीब हो, अगर उसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है तो वो वोट डाल सकता है। हर वोट का समान महत्व होता है। ठीक है, भारत में मतदान की आयु जो है वो 18 वर्ष है। ठीक है, पहले 21 हुआ करती थी लेकिन अब कितनी हो गई? अब होगी 18 साल। चलिए आगे कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। नागरिकों को अपनी राय व्यक्त करने का पूरा अधिकार होता है। नागरिक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। दे कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, वो सरकार की आलोचना कर सकते हैं।
ठीक है। इसके अलावा दे कैन ऑर्गेनाइज मीटिंग, ठीक है, आपस में जो है बैठकों का आयोजित कर सकते हैं। तो ये अपनी अभिव्यक्ति की आजादी हमें किसमें मिलती है? लोकतंत्र में मिलती है, यानी हम अपनी बात को रख सकते हैं। अगला है संगठन बनाने की स्वतंत्रता, किसी भी ग्रुप को, किसी भी यूनियन को हम बना सकते हैं, ये हमें लोकतंत्र में दिया गया है। तो सिटीजन कैन फॉर्म यूनियंस एंड पॉलिटिकल पार्टी, संघ जो नागरिक है ये संघ और राजनीतिक दल बना सकते हैं। दे कैन ज्वाइन और लीव देम फ्री, वे स्वतंत्र रूप से ज्वाइन या छोड़ सकते हैं। तो संगठन बनाने की आजादी है, संगठन में ज्वाइन होने की, उसे छोड़ने की भी आजादी है। ठीक है, चलिए आगे छठा पॉइंट है धर्म और संस्कृति की स्वतंत्रता। ठीक है, हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक, ठीक है, हमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। इसकी बात की गई है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है हमारे। ठीक है, तो ये धर्म और संस्कृति की स्वतंत्रता कहीं ना कहीं वहीं से निकलती है कि लोग किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, वे अपनी भाषा बोल सकते हैं और संख्यों के अधिकार जो है वो सुरक्षित होते हैं। चलिए आगे देखिए, कहता है इंडिविजुअल फ्रीडम यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो नागरिकों को आने जाने और काम करने की स्वतंत्रता होती है, वे देश में कहीं भी रह सकते हैं। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन। ठीक है, यानी लोकतंत्र में कानून जो होता है सर्वोच्च होता है, यानी डेमोक्रेसी में सुप्रीम कौन होता है? ठीक है, लॉ होता है, नो वन इज अबव देम, और कानून से ऊपर कोई नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर डेमोक्रेसी में जुडिशरी इंडिपेंडेंट यानी न्यायपालिका क्या होती है? स्वतंत्र होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये देखिए आप इस तरीके से वोटिंग चलती है, यहाँ वोट डाल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से मशीन पर, यहाँ मशीन है, इस मशीन के माध्यम से वोट डालते हैं, ये दिखाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे कहता है लोकतंत्र के प्रकार। प्रकार कितने हैं लोकतंत्र के? तो इसको देखते हैं। तो देखिए, अगर हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग जो है सीधे निर्णय लेते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी, इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी पीपल्स आर टेकन डिसीजन डायरेक्टली, यानी लोग जो है सीधे निर्णय लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सिटीजन मीट द डिस्कस इश्यूज, यानी नागरिक जो है मिलकर आपस में के जो मुद्दों पर वो चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सीधा निर्णय लोग लेते हैं और नागरिक मिलकर ही मुद्दों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, इसका जो एग्जांपल है जैसे ग्रीस हो गया है, स्विट्जरलैंड हो गया, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी मिलती है। ठीक है, आगे देखिए, कहता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज पॉसिबल इन स्मॉल कंट्री, जो छोटे छोटे देश हैं वहां पर ही ये डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो संभव है। आगे कहता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी प्रतिनिधि लोकतंत्र, जैसे कि हमारे देश में है भारत के अंदर। ठीक है, इंडिया के अंदर ये कौन सा है? ये प्रतिनिधि लोकतंत्र चलता है। ठीक है, आगे देखिए, कहता है प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। हमारे देश में 5 साल में चुनाव होते हैं, जिसमें 18 साल या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति जो है वो वोट देके अपने प्रतिनिधि को चुनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कहता है प्रतिनिधि कानून बनाते हैं और शासन चलाते हैं। नेक्स्ट यह प्रणाली भारत जैसे बड़े देशों में अपनाई जाती है। ठीक है, किसकी बात की गई है यहाँ पे? यहाँ पे प्रतिनिधि लोकतंत्र की बात की गई है। ठीक है, चलिए, जनता चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधियों को हटा भी सकती है, तो बिल्कुल ठीक बात है, यानी पावर किसके पास है? आदमी यानी जनता के पास है। ठीक, चलिए, जिसके माध्यम से प्रतिनिधि को हटाया भी जा सकता है। आगे देखिए, कहता है विश्व में लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसी है? तो अधिकांश लोकतंत्र प्रतिनिधि लोकतंत्र का पालन करते हैं। ठीक है, दो तरीके की जो है यहाँ पर लोकतंत्र के रूप पाए जाते हैं। ठीक है, पहला क्या है? पहला है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, दूसरा है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में देखिए आप इस तरीके से पार्लियामेंट का एक चित्र है जो दिया गया है, यानी सांसदीय लोकतंत्र की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो देखिए संसदीय लोकतंत्र में क्या होता है? संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका को शक्ति विधायिका से मिलती है। बिल्कुल सही बात है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है इसमें पावर, जो कार्यपालिका के पास पावर है वो कहाँ से मिलती है? वो विधायिका से मिलती है। प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है, यानी प्रधानमंत्री जो होता है ये वास्तविक सरकार को चलाने वाला सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है, यानी पावर जो है प्रधानमंत्री के पास है, और राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का प्रमुख होता है। ठीक है, सरकार का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि देश में फर्स्ट सिटीजन यानी प्रथम नागरिक कौन होता है, तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। ठीक, आगे देखिए, कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेशन, यानी मंत्री परिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। बिल्कुल ठीक है, सरकार जब तक सत्ता में रहती है उसके पास बहुमत होता है, यानी जहां भी बहुमत कम हुआ वहीं सरकार गिर जाती है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, इंडिया, यूके, जापान और जर्मनी। ठीक है, ये यहाँ पर सभी में संसदीय व्यवस्था काम करती है।
ठीक है, चलिए आगे देखिए, कहता है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी यानी राष्ट्रपति लोकतंत्र। राष्ट्रपति लोकतंत्र में कार्यपालिका स्वतंत्र होती है, उस पर किसी का भी कोई दबाव नहीं होता। राष्ट्रपति ही राज्य और सरकार का प्रमुख होता है, शक्तियों का विभाजन होता है। ठीक है, आगे कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। तो इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है अमेरिका और ब्राजील। ठीक है, जहां पर इस तरीके की व्यवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, आगे कहता है लोकतंत्र के विकल्प। तो देखिए लोकतंत्र के विकल्पों की अगर हम बात करें तो जैसे मोनार्की, मोनार्ची है यानी राजतंत्र है। ठीक है, राजतंत्र में शासन कौन करता है? शासन करता है राजा या रानी। उसके पास इनकी जो सत्ता होती है वो क्या होती है? वो हेरिडिटी होती है, यानी वंशानुगत होती है। अगर राजा गुजर जाता है तो राजा के बाद उसका पुत्र जो है राजा बनता है। तो इस तरीके से सिस्टम चलता रहता है। तो इस हेरिडिटी मतलब इस मोनार्ची यानी राजतंत्र का जो सही एग्जाम्पल है वो है सऊदी अरब। ठीक, नेक्स्ट देखिए डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही। तो यहाँ पर आप एक फोटो देख सकते हैं किस तरीके से तानाशाही व्यक्तियों ने इस मूर्ति को गिरा दिया है। ठीक है, यहाँ पर तो ये जो तानाशाही है क्या है? ये सत्ता एक व्यक्ति के समूह के हाथ में होती है। बिल्कुल सही बात है, सत्ता जो है किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती है। जनता के प्रति जवाबदेही नहीं होते। नागरिकों के अधिकार सीमित होते हैं। इराक और सद्दाम हुसैन। ठीक है, तो नागरिकों के अधिकार जो सीमित हैं, उनके पास पानी की कमी है। तो तानाशाही में क्या होता है? जनता के प्रति जवाबदेही नहीं होती, नागरिकों के अधिकार सीमित होते हैं, और सत्ता जो होती है वो केवल और केवल एक व्यक्ति के हाथ में होती है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से तानाशाही जो लोग हैं वो इसको जो है स्टेचू को गिरा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे हमसे कहता है कि लोकतंत्र क्यों फैला। ठीक है, क्यों ये सेपरेट हुआ? तो लोकतंत्र फैला क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में जो है समानता का वादा किया जाता है। लोकतंत्र जो है वो इक्वलिटी का वादा करता है। लोगों को मतदान का अधिकार मिलता है लोकतंत्र के अंदर। सरकार की एक जवाबदेही बनती है और नागरिक शासक को बदल भी सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके से लोकतंत्र जो है वो फैलता है, क्योंकि सभी चीजें लोकतंत्र के अंदर देखी जाती है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर एक चीज और हम समझ सकते हैं कि कुछ ऐसी घटनाएं थी जिसकी वजह से भी लोकतंत्र फैला था। जैसे क्या? सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी दूसरा विश्व युद्ध जो था, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था सभी देशों पर। तो धीरे धीरे देश जो है वो लोकतंत्र की तरफ झुकने लग गए थे। उपनिवेशवाद कांड। ठीक है, उपनिवेशवाद कांड हो गया था, जैसे अंग्रेज जो लोग थे जिन्होंने भारत जैसे कई देशों पर शासन किया था, अब वो उपनिवेशवाद खत्म हो गया, जिसने किसको बढ़ावा दिया? लोकतंत्र को बढ़ावा दिया। और सोवियत संघ जो था इसका भी पतन हो गया था, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों, इसमें कहता है चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी ने कौन कौन सी चुनौतियां हैं लोकतंत्र के सामने। तो देखिए लोकतंत्र के सामने कई सारी समस्याएं हैं जिसको लोकतंत्र को जो है फेस करना पड़ता है। सबसे बड़ी जो समस्या है वो अमीर और गरीब के बीच में अंतर। ठीक है, तो अमीर और गरीब के बीच में जो अंतर है ये लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी समस्या होती है। ठीक है, आर्थिक असमानता चुनाव को प्रभावित करती है। बिल्कुल सही बात है, जितने भी असमानता होती है कहीं ना कहीं चुनावों को प्रभावित करती है। ठीक है, अमीर और गरीब। ठीक है, इसके बाद आर्थिक असमानताएं हो गई जो चुनाव को प्रभावित करती है। ठीक है, इसके बाद धन शक्ति चुनाव को प्रभावित करती है, यानी जो लोगों के पास पावर है, पैसा है, वो भी चुनाव को प्रभावित करता है। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार भी जो है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की चुनौती है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र की चुनौती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो निरक्षरता। निरक्षरता जो है ये भी लोकतंत्र की क्या है? चुनौती है। तो इस तरीके से सरकार इन सभी चुनौतियों से पार पाने के लिए सरकार समय समय पर बहुत तेजी से जो है वो काम करती है, ताकि लोकतंत्र में आने वाली इन चुनौतियों को जो है वो समय के साथ साथ खत्म कर दिया जाए। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए वोट फॉर सेल, ये सभी क्या है? लोकतंत्र में चुनौतियां हैं कि किस तरीके से पैसे देकर लोगों से वोट खरीदा जाता है। ठीक है, ये देखिए भ्रष्टाचार, ये भी तो लोकतंत्र की चुनौती है, इस तरीके से भ्रष्टाचार है। ठीक है, आगे कहता है लोग जो है राजनीतिक स्तर पर लोग जो है राजनीतिक संस्था पर विश्वास खो देते हैं। तो आगे देखिए कहता है लोकतंत्र को मजबूत करने के क्या क्या उपाय हैं। ठीक है, तो कैसे कैसे हम लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं? तो सबसे बड़ी बात है जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के मूल्यों को बढ़ावा देना। ठीक है, लोकतांत्रिक मूल्यों को जितना बढ़ावा देंगे उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को हटाना यानी भ्रष्टाचार को खत्म करना, लोकतंत्र जो है मजबूत होगा। ठीक है, मतदाताओं को मतदान अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। जितने भी वोटर हैं हमारे, उनको सबको जो है क्या करना चाहिए? अपना वोटिंग राइट का इस्तेमाल करना चाहिए। ईमानदार प्रतिनिधियों का चुनाव होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है? आगे देखिए वेस्टर्न चर्चिल का क्या कथन था? डेमोक्रेसी द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट ऑल अदर फॉर्म्स हैव बीन ट्राइड, यानी लोकतंत्र की सबसे खराब शासन प्रणाली से और उन भी प्रणालियों से जो पहले आजमाई जा चुकी हो। ठीक है,
तो फाइनली देखिए अब हमारे निष्कर्ष पे हम पहुंचते हैं कि हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो डेमोक्रेसी कैन नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम इमीडिएटली, मतलब लोकतंत्र जो है वो एकदम से सभी समस्याओं को हल नहीं कर सकता, ठीक है, बट इट इज स्टिल बेटर फ्रॉम ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन ये शासन करने की एक अच्छी प्रणाली, एक बेहतर प्रणाली होती है। डेमोक्रेसी स्टैंड फ्रीडम इक्वलिटी इन जस्टिस, यानी जो डेमोक्रेसी है ये स्वतंत्रता, समानता, न्याय का समर्थन करती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके वर्ड्स हैं, कुछ शब्दावली है, इसको देख लीजिएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारी खत्म होती है। बेटा वीडियो आपको कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। तो जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मिलेंगे फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। अपना ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, बाय, थैंक यू।